हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को जय हिंद एवं वंदे मातरम। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार प्रजापति और मेरे इस YouTube चैनल बायोलॉजी के नोट्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों का यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है। ऐसे में उम्मीद है कि आप लोग अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी काफ़ी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। आपकी इस तैयारी को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए मैं धर्मेंद्र प्रजापति आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ सामान्य विज्ञान के 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आने तय हैं। तो उम्मीद है कि आप इन 50 क्वेश्चंस को पढ़ करके जाएंगे और अपने एग्ज़ाम्स के सामान्य विज्ञान के 5 के 5 क्वेश्चंस सही करके आएंगे। तो चलिए वक्त जाया न करते हुए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह है कि कार्य का मात्रक होता है। कार्य का मात्रक होता है, यहाँ आपको बताना है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। आंसर ए है न्यूटन, बी है जूल, सी एम्पियर और डी वोल्ट। तो आपको बताना है कि इनमें से कार्य का मात्रक कौन सा है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, न्यूटन ये बल का मात्रक होता है, जूल कार्य का मात्रक होता है, एम्पियर धारा का मात्रक होता है और वोल्ट जो है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो आपको आपका आंसर मिल गया कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। जी सही से याद रखिएगा, कार्य का मात्रक जूल होता है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा सेल यानी कोशिका वाले लेसन से दिया है कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो आंसर है लवक को, लाइसोसोम को, राइबोसोम को या डीएनए को। तो हम आपको बता दें कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम से लाइसोजाइम्स नामक एंजाइम्स का श्रावण होता है जिससे कभी कभी खुद कोशिका ही नष्ट हो जाती है। यही कारण है कि लाइसोसोम्स को कोशिका का आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो ये रहा आपका आंसर बी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला जो प्रश्न है वो विषाणु वाले लेसन से है और इसमें आपको बताना है कि विषाणु जनित रोग नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया हुआ है कि विषाणु जनित रोग नहीं है। तो आंसर आपके हैं हैजा, हिपेटाइटिस, एड्स और जुकाम। तो नीचे से देखिए, जुकाम जो है ये भी विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है, ये राइनो विषाणु के द्वारा होता है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी कि HIV वायरस के द्वारा होने वाला है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है और ये HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के द्वारा होता है। हिपेटाइटिस वायरस के द्वारा होता है और ये आपका जो हैजा है ये विब्रियो कालेवी नामक जीवाणु की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। तो आपका जो आंसर है वो है ए हैजा। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो दिया है कि एक लिंगी पुष्प होता है। एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प का मतलब ऐसा पुष्प जो केवल या तो नर जननांग जिसमें उपस्थित हों या जिनमें केवल मादा जननांग उपस्थित हों, तो ऐसे पुष्प एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एक लिंगी पुष्प होता है। तो देखिए, गुड़हल के पौधे में द्विलिंगी पुष्प है, गुलाब भी द्विलिंगी है, गेंदा भी द्विलिंगी है, लेकिन कद्दू का मतलब ये समझिए कि जितने भी कुकुरबिटेसी फैमिली के पौधे होते हैं इनके पुष्प प्रायः एक लिंगी होते हैं। तो आपका जो आंसर है वो है आंसर सी, कद्दू। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन, जी हाँ, इसमें आपको बताना है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जंगल से संबंधित है। किससे संबंधित है, जंगल से संबंधित है। इसका सटीक आंसर है जंगल से।
प्रदूषण से इसका कोई संबंध नहीं है, पर्यावरण से नहीं है और आग से नहीं है। जंगल से हुआ क्या कि एक बार वनों का बहुत ज़्यादा उन्मूलन हो रहा था, वनों की बहुत ज़्यादा कटाई हो रही थी, तो कुछ बिश्नोई और उनके परिवार के सदस्य थे और इन्होंने अपने साथ और लोगों को लेकर के जंगलों में जाकर के पेड़ों से चिपकना शुरू कर दिया कि सबसे पहले आप हमें काटिए, उसके बाद पेड़ों को काटेंगे। तो इनके इस योगदान को ही बाद में आंदोलन में बदल गया और इसी को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है प्रकाश से, कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। आपको बताना है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ पर होता है। आंसर है आपके ठोस में, द्रव में, गैस में और निर्वात में। तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक जो होता है वो निर्वात में होता है, यानी इसका जो सही आंसर है वो है आंसर डी, निर्वात में। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें आपको रक्त के पीएच के बारे में बताना है कि ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो किस प्रकार का होता है। रक्त का पीएच मान होता है कम क्षारीय होता है या कम अम्लीय होता है, ज़्यादा क्षारीय है या ज़्यादा अम्लीय है। तो आपको पता होना चाहिए कि रक्त का जो पीएच है वो 7.3 से लेकर के 7.5 तक होता है, यानी 7.3 से लेकर 7.5 तक। तो पीएच वैल्यू पर जिन भी विलेनों के मान 7 से अधिक होते हैं वो क्षारीय होते हैं। चूँकि यहाँ पर बस थोड़ा सा ही ज़्यादा है तो ये कम क्षारीय होगा। क्या होगा? हल्का क्षारीय हम कह सकते हैं। तो रक्त का पीएच मान कम क्षारीय होता है, यानी इसका जो सही आंसर है वो है ए, कम क्षारीय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है निम्न में जीवाश्म ईंधन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, निम्न में जीवाश्म ईंधन नहीं है। ये प्रश्न है कि निम्न में जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है। आंसर दिया हुआ है कोयला, पेट्रोलियम, नाइट्रोजन और जल गैस। तो जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन ऐसे ईंधन होते हैं जो पेड़ पौधों, वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं के शरीर से उनके मृत होने के बाद सैकड़ों या हजारों करोड़ों वर्षों में बनते हैं। तो ऐसे ईंधन जो होते हैं जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जैसे कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम ये भी जीवाश्म ईंधन है, जल गैस ये भी जीवाश्म ईंधन है, जबकि नाइट्रोजन जो है ये एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो आपका जो सही आंसर है वो है नाइट्रोजन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। प्रश्न है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। आंसर है जेम्स सिमोंस, पीटर ग्रिब्ज, अल्फ्रेड नोबेल या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए अल्फ्रेड नोबेल जो हैं इन्होंने डायनामाइट का खोज किया था और इन्हीं खोज के बाद से इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार भी दिया जाने लगा। तो अल्फ्रेड नोबेल जो हैं ये आंसर नंबर सी इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न जो है वो है कि मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। इस प्रश्न को ध्यान से फिर दोबारा पढ़िए। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो देखिए जो मनुष्य होता है उसके सांस लेने की बात हुई है, ब्रीथिंग रेट की बात हुई है। तो मनुष्य 1 मिनट में 18 बार या 18 से 20 बार ही सांस लेता है। कुछ लोगों के मन में 72 आया होगा, वो हार्ट बीट है, हृदय की धड़कन है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। लेकिन हृदय की धड़कने की बात नहीं है, सांस लेने की बात है। ब्रीथिंग रेट जो होता है वो 18 से 20 बार ही होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, 18 बार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न जो है इसमें आपको बताना है कि बुद्धि का केंद्र होता है। नर्वस सिस्टम से ये क्वेश्चंस है कि बुद्धि का केंद्र होता है कि हमारे शरीर में बुद्धि का केंद्र कौन सा होता है। आंसर ए है सेरेब्रम, बी है सेरेबेलम, सी है मेड्यूला और डी है मध्य मस्तिष्क। तो इसमें जो आंसर ए है सेरेब्रम यही इसका सटीक आंसर है। सेरेब्रम जो होता है अग्र मस्तिष्क का अग्र भाग होता है जो कि अधिकांश ब्रेन को छेके रहता है, लगभग 65 से 70% भाग होता है और ये बुद्धि का केंद्र होता है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है
कि एक खगोलीय दूरी कहलाता है, एक खगोलीय दूरी कहलाता है। प्रश्न को फिर से पढ़िए, एक खगोलीय दूरी कहलाता है। आंसर है दो पिंडों के बीच की दूरी, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच की दूरी और चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की दूरी। तो आपको बता दें कि एक खगोलीय दूरी क्या कहलाता है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी ही एक खगोलीय दूरी कहलाता है। ये पूरी तरीके से इसका डिफिनेशन ही है कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी एक खगोलीय दूरी कहलाता है। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो बिल्कुल सही है, एक खगोलीय दूरी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर पे, और प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन आपके हैं जनरेटर, विद्युत मोटर, डायनमो, कन्वर्टर। तो इनमें आपका जो सही आंसर है वो है डायनमो। डायनमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदल देता है। तो बिल्कुल सही है डायनमो, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चंस है वो न्यूटन के नियम से है, और न्यूटन के नियम से है कि जड़त्व का नियम कहलाता है, जड़त्व का नियम कहलाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर परिभाषा नहीं पूछा है, बस पूछा है कि जड़त्व का नियम कहलाता है। तो जड़त्व के नियम को न्यूटन का पहला नियम बोलते हैं, या दूसरा नियम बोलते हैं, या न्यूटन का तीसरा नियम बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जड़त्व का नियम जो है वो न्यूटन का पहला नियम होता है। न्यूटन के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। तो ये रहा आपका सही आंसर। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 15। ध्यान से देखिए, केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, दिया है एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें होता है। आपको बताना है कि किसमें ऐसा है जिसमें सेम टाइप्स के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु निम्नलिखित में से किसमें होता है। आपके आंसर है खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में, प्राकृतिक तत्व में, या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बताएं, खनिज जो होते हैं वो अर्थ सरफेस के नीचे से, या कह सकते हैं कि भू परपटी से खोद करके निकाले जाते हैं, वो खनिज कहलाते हैं। तो जो भी खनिज प्राप्त होते हैं उसमें तमाम प्रकार के अयस्क होते हैं, अशुद्धियाँ होती हैं। तो ये आंसर इसका गलत हो गया। नीचे खनिज मिश्रण, नाम ही है मिश्रण, मिश्रण का मतलब इसमें भी कई प्रकार के पदार्थ समावेशित होंगे, ये भी गलत हुआ। और प्राकृतिक तत्व में, प्राकृतिक तत्व का मतलब प्रकृति में पाए जाने वाले जो एलिमेंट हैं वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर सी है, प्राकृतिक तत्व में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 16। दिया है कि निम्न में कौन सा यौगिक है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। दिया है निम्न में कौन सा यौगिक है, यौगिक अर्थात कि कंपाउंड्स। यौगिक क्या होते हैं, यौगिक ऐसे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों या परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। यहाँ आंसर है पारा, जो कि खुद एक तत्व है। ओजोन, ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु जब एक साथ होते हैं वो ओजोन कहलाते हैं। इसके अलावा वायु, वायु एक प्रकार का मिश्रण है, वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। अमोनिया, अमोनिया का जो सूत्र होता है वो होता है NH3, यानी यह एक प्रकार का यौगिक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अमोनिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम से, और दिया है कि धमनी में बहता है। आपको बताना है कि धमनी में क्या बहता है। तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है या अशुद्ध रक्त बहता है। तो आपको पता है कि धमनियाँ जो होती हैं वो शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है शुद्ध रक्त। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18। अब इसमें देखिए, दिया है पौधों में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पौधों में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है। तो पौधों में जल का अवशोषण जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम और फ्लोएम दोनों पौधों में पाए जाने वाले संवहन ऊतक या वास्कुलर बंडल्स होते हैं। इनमें से जाइलम जो होता है जल को जमीन से, यानी कह सकते हैं कि जड़ों से पत्तियों तक ले जाता है, जबकि फ्लोएम जो होता है ये पौधों में बने कार्बोहाइड्रेट्स को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों तक ले जाता है। तो प्रश्न में था कि पौधों में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है,
जाइलम के द्वारा होता है। ये है आपका सही आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19, ग्लोबल गैस। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ग्लोबल गैस बताना है कि इनमें से ग्लोबल गैस नहीं है। ध्यान दीजिए, नहीं वाले प्रश्नों को आप विशेष तौर पे पढ़ा करिए कि निम्न में ग्लोबल गैस नहीं है। ग्लोबल गैस का मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती हैं। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के का जो बाहरी सतह है इसका टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और यह समस्या ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। वैश्विक तपन भी कहलाता है। तो वैश्विक तपन में ऐसी कौन सी गैस है जो सहायक नहीं होती है? सबसे पहला आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 जो है ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है। मीथेन यानी कि CH4 ये भी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 ये भी एक ग्लोबल गैस है, जबकि नाइट्रोजन जो है N2 ये एक ग्लोबल गैस नहीं है। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आंसर डी, नाइट्रोजन, जो कि एक ग्लोबल गैस नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न EVS और बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। विटामिन B5, ध्यान दीजिएगा, विटामिन B5 को B5 या विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है और इसमें से B5 का पूछा है। आंसर दिया हुआ है राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल और थायमिन। तो विटामिन B5 को हम लोग बोलते हैं निकोटिनिक अम्ल। निकोटिनिक अम्ल इसका है सही आंसर। इसके अलावा राइबोफ्लेविन है, विटामिन B2 को बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C को बोलते हैं, थायमिन B1 को बोलते हैं। तो यहाँ पर है निकोटिनिक अम्ल, जिसकी कमी से पेलाग्रा रोग जो है हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 21 दिया है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ध्यान दीजिए, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। पहला ही आंसर है यकृत, लेकिन यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इस बात का ध्यान रखिए, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यहाँ पूछा है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग यानी कि त्वचा। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। हम जितने होंगे, मान लीजिए हमारा शरीर का लंबाई 6 फीट है तो हमारी त्वचा भी 6 फीट की होगी। यानी हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो क्या है? त्वचा है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है कि मनुष्य में कृंतक दांतों की संख्या होती है। मनुष्य में कृंतक दांतों की संख्या होती है। कृंतक दांत, ध्यान दीजिए, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृंतक, रदनक, प्रचवर्ण और चवर्ण। यहाँ पर पूछा है कि कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में कृंतक दांतों की संख्या 8 होती है। एक परमानेंट टीथ में 8 कृंतक दांतों की संख्या होती है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वो काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसमें आपको बताना है कि पुनः अवशोषण की क्रिया होती है। पुनः अवशोषण की क्रिया कहाँ होती है? ध्यान दीजिए, पुनः अवशोषण, केवल अवशोषण नहीं, पुनः अवशोषण। अवशोषण की क्रिया छोटी आंत में होती है, ग्रहणी भाग में होती है, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है पुनः अवशोषण। तो पुनः अवशोषण की क्रिया किडनी में होती है, यानी वृक्क में होती है। और वृक्क के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। यानी आपका जो सही आंसर है वो है नेफ्रॉन। पुनः अवशोषण की क्रिया नेफ्रॉन में होती है, याद रखिएगा ये पॉइंट। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्न में अम्लीय रस है। निम्न में अम्लीय रस यानी कि ऐसे रस के बारे में, जूस के बारे में बताना है जो एसिडिक हो, जिसका नेचर क्या हो? अम्लीय हो। आंसर आपके हैं सलाइवा यानी कि लाल, गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस, बाइल जूस यानी कि पित्त रस एंड पैनक्रियाटिक जूस यानी कि अग्न्याशयी रस। तो आप जानते हैं और मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जठर रस जो होता है ये अमाशय की दीवारों से स्रावित होता है और इसमें HCl का सेक्रेशन होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोजन क्लोराइड इसमें स्रावित होता है और इस HCl की वजह से इसका नेचर जो है वो अम्लीय होता है। तो आपका जो सही आंसर है वो है जठर रस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 25 नंबर के प्रश्न में दिया कि निम्न में से सदिश राशि नहीं है। ध्यान दीजिएगा,
निम्न में से सदिश राशि नहीं है, पूछा है कि निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सदिश राशि क्या है। सदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है या दिशा भी होता है, ऐसी राशियों को हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। तो संवेग, चाल, त्वरण और विस्थापन ये आपके आंसर हैं, जिनमें से सही आंसर है चाल, क्योंकि चाल क्या है, एक अदिश राशि है और प्रश्न दिया हुआ था कि निम्न में सदिश राशि नहीं है। तो आपका जो सही आंसर है वो है आंसर बी, चाल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है कि निम्न में भौतिक राशि नहीं है। ऊपर के प्रश्न की तरह ही है कि निम्न में भौतिक राशि नहीं है। ध्यान दीजिए, भौतिक राशि हम आपको बताएं कुल 7 भौतिक राशियां होती हैं जिनके मूल मात्रक भी होते हैं। तो भौतिक राशियों में क्या नहीं होता है, आवेग नहीं होता है। आवेग जो है वो भौतिक राशि नहीं है। तो ऑप्शन जो आपका है वो सी बिल्कुल सही है। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न रसायन विज्ञान से काफ़ी इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें दिया हुआ कि परमाणु के नाभिक में कण होते हैं। आपको बताना है कि जो एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं। तो आपको पहले से पता है कि नाभिक में N+P यानी N का मतलब न्यूट्रॉन और P का मतलब प्रोटॉन ही उपस्थित होते हैं। किसी भी एटम्स के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही उपस्थित होते हैं। तो पहला ही ऑप्शन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो है ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर की कक्षक में मूव करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इस ऑप्शन में भी इलेक्ट्रॉन। तो ये सभी ऑप्शंस जो होंगे गलत होंगे और 27 का ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 28 और दिया हुआ है कि परम ताप का मान होता है। परम ताप, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परम ताप का मान होता है। परम ताप क्या होता है? परम ताप ऐसा ताप होता है जो कि एक मिनिमम या कह सकते हैं न्यूनतम ताप होता है। इससे कम तापमान किसी भी पदार्थ का नहीं हो सकता है। तो वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ये परम ताप होता है। इसे आप ध्यान दीजिएगा। 273 भी दिया हुआ है लेकिन ये ऋण में यानी नकारात्मक -273 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वही सबसे मिनिमम टेम्परेचर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वो है प्रश्न संख्या 29 में कहा है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम है। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। साधारण नमक का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है वो सोडियम क्लोराइड NaCl जो होता है वह सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है और साधारण नमक सोडियम क्लोराइड को ही बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न संख्या 30। इसमें दिया है कि धोने का सोडा का नाम है। धोने का सोडा यानी धावन सोडा के नाम से भी ये जाना जाता है, धावन सोडा। तो धावन सोडा के लिए ऑप्शन दिया हुआ कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट। तो इसका जो सही आंसर है वो है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को ही धावन सोडा या धोने का सोडा बोलते हैं। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे खाने वाला सोडा बोला जाता है, यानी HCO3 फार्मूला है उसका। तो आपका जो सही आंसर है वो सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न दिया है वायुयान एवं रॉकेट में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है। जी हाँ, वायुयान एवं रॉकेट में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है यानी उनके बनावट में, उनकी संरचना में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है। आंसर है सीसा, एल्यूमिनियम, निकल और तांबा। तो आपको हम बता दें एल्यूमिनियम जो है वो हल्का और मजबूत होने के कारण यूज किया जाता है। वायुयान और रॉकेट में एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। तो आपका जो सही आंसर है वो है बी, एल्यूमिनियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वह है POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ध्यान दीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हम आपको बता दें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट का मतलब आधा जल इसमें होगा
तो ये जो आंसर है CaSO4.1/2H2O ये इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला जो प्रश्न है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई बार UPSSC द्वारा पूछा गया है कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है। जंग लगने पर ऑप्शन देखिए, जंग लगने पर, जंग लगना क्या होता है? जब कोई लोहा है वो ऑक्सीजन या कह सकते हैं कि जल के साथ रिएक्ट करता है। लोहा जब नमी पाता है तो वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद ऑक्साइड बना लेता है और इसी ऑक्साइड को ही हम लोग बोलते हैं, जो भी आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड है उसी को हम लोग जंग बोलते हैं। तो निश्चित रूप से लोहा तो वो है ही, ऑक्साइड यानी वाटर उसमें बढ़ा और बढ़ा तो उसका वेट भी क्या होगा? बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, बार बार ये प्रश्न पूछा हुआ है कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि ऑक्साइड बनेगा तो इसका वेट क्या होगा? बढ़ेगा। ये रहा बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो कि विषाणु से संबंधित है, दिया हुआ है कि विषाणु में होते हैं, आपको बताना है कि विषाणु में क्या होता है। केवल आरएनए होता है, केवल डीएनए होता है, डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, या डीएनए या तो आरएनए होते हैं। तो हम आपको बता दें कि वायरस जो होते हैं उनके अंदर या तो डीएनए होते हैं और या तो आरएनए होते हैं। दोनों न्यूक्लिक अम्ल एक साथ उपस्थित नहीं हो सकते। तो आपका जो सही आंसर है वो है आंसर डी, डीएनए या आरएनए। अगला प्रश्न 35 नंबर पे दिया हुआ है सभी जीवाणु होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी जीवाणु होते हैं। ये प्रश्न है, आंसर दिया हुआ है कि पादप, जंतु, एक कोशिकी और रोगजनक। तो हम आपको बता दें जीवाणु जो होते हैं वो पादप नहीं होते हैं, जंतु नहीं होते हैं, लेकिन जीवाणु एक कोशिकी होते हैं और रोगजनक भी होते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न में दिया था कि सभी जीवाणु, तो सभी जीवाणु जो हैं वो एक कोशिकी होते हैं। कुछ जीवाणु रोगजनक भी होते हैं, लेकिन कुछ जीवाणु हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि सभी जीवाणु होते हैं, तो सभी जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर सी, एक कोशिकीय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वो दिया हुआ है कि निम्न में गोलाकार जीवाणु है। आपको बताना है कि नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से गोलाकार जीवाणु कौन सा होता है। फर्स्ट आंसर है बैसिलस, सेकेंड है कोकस, थर्ड है कामा और चौथ है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बताए थे कि जो भी जीवाणु आकार में छड़ या लंबे होते हैं वो बैसिलस कहलाते हैं। यानी ऐसे जीवाणु जो लंबे होते हैं बैसिलस कहलाते हैं, और ऐसे जीवाणु जो आकार में गोले होते हैं कोकस कहलाते हैं। तो गोलाकार जीवाणु यानी कि कोकस। तो ये रहा आपका 36 का बी, कोकस। अगला प्रश्न जो है वो स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर से लिया गया है। इसमें है कि मलेरिया का कारक है। मलेरिया, देखिए मलेरिया का जैसे ही नाम आता है हम लोगों के मन में तुरंत मादा एनीफिलीज मच्छर का नाम आ जाता है। तो मलेरिया मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से होता है, लेकिन उसके अंदर का जो कारक होता है वो कुछ और है। विषाणु, जीवाणु या प्रोटोजोआ या कीट। तो ये होता है प्रोटोजोआ, जो मच्छर के बॉडी के अंदर उपस्थित होता है और काटने से स्वस्थ व्यक्ति में चला जाता है। तो ये है प्रोटोजोवन। नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोवंस के इफेक्ट से, इन्फेक्शन से मलेरिया नामक रोग होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है कि अवर्णी लवक होते हैं। अवर्णी लवक होते हैं। अवर्णी लवक, ध्यान दीजिए, लवक 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। हरित लवक हरे रंग के होते हैं, वर्णी लवक रंग बिरंगे होते हैं या रंगीन होते हैं, लेकिन अवर्णी लवक जो होते हैं ये रंगहीन होते हैं, यानी इनमें कोई भी रंग नहीं होता है। ये फूड स्टोरेज करने का काम करते हैं। तो आपका जो सही आंसर है वो है रंगहीन। अवर्णी लवक रंगहीन होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है और दिया हुआ है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है।
ये श्वसन वाले लेसन का क्वेश्चंस है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से न दे करके ये इस तरीके से पूछा हुआ है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को ही हम लोग श्वसन बोलते हैं। तो कितने लोगों के मन में आ गया होगा कि श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। प्रश्न संख्या 40वां जो प्रश्न है इसमें दिया है कि निम्न में प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता होता है। निम्न में प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर्स आपको बताना है कि कौन सा है। प्राइमरी कंज्यूमर्स ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो पौधों से अपना न्यूट्रिशन या अपना पोषण या अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हरा पौधा खुद उत्पादक है, इसलिए ये आंसर रॉन्ग हो गया। मेढक और सांप जो है द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं। आपका कीट जो है ये यहाँ पर प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है। तो आपका जो सही आंसर है वो है बी, कीट। अगला प्रश्न जो है वो है यकृत से, कि यकृत में पिंडों की संख्या होती है। यकृत में पिंडों की संख्या होता है। ध्यान देना है कि यकृत में कितने लोब होते हैं? तो यकृत में 2 लोब होते हैं। यकृत जो होता है बाइलोब्ड होता है, यानी इनमें 2 पिंड होते हैं। ये आपका सही आंसर है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पारिस्थितिक तंत्र वाले लेसन से दिया हुआ है और इसमें आपको बताना है कि 10% का नियम किसने दिया था? 10% का नियम किसने दिया था? लिंडेमान ने, टैंसले ने, हैकेल ने या इनमें से किसी ने नहीं? तो हम आपको बता दें कि लिंडेमान नामक वैज्ञानिक ने 10% का नियम दिया था। इन्होंने बताया कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में जब कोई जीव दूसरे जीव का भक्षण करता है या खाता है तो जो एनर्जी है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में केवल 10% ही ट्रांसफ़र होता है। तो यही इनका 10% का नियम था। तो जो सही आंसर है वो है लिंडेमान। अगला प्रश्न जो है वो विटामिन से संबंधित है और यकृत के कार्य से भी संबंधित है। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए का संश्लेषण होता है। ध्यान देना है, विटामिन ए का नाम नहीं है, कार्य नहीं है, विटामिन ए का संश्लेषण पूछा है कि कहाँ बनता है विटामिन ए। तो विटामिन ए जो होता है वो यकृत में बनता है। कहाँ बनता है? यकृत या लीवर में। तो यकृत जो है विटामिन ए का संश्लेषण करता है। अगला प्रश्न जो है वो है कि कर्ण अस्थियों की संख्या होती है। कर्ण अस्थियों की संख्या होती है। कान में पाए जाने वाली जो हड्डियां हैं उनकी कुल संख्या कितनी होती है? तो उनकी संख्या होती है 6। कितनी संख्या होती है? 6। किसी के मन में 3 आता होगा तो वो एक कान का होता है। दोनों कर्ण में मिलाकर के कुल 6 हड्डियां होती हैं। तो कर्ण अस्थियों की संख्या हमेशा 6 होती है। ये रहा आपका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक बच्चे की हड्डियां कमज़ोर हैं। कोई एक बच्चा है उसकी हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर है, तो ये क्या संकेत दे रहा है? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। एक बच्चे की हड्डियां कमज़ोर हैं, ये क्या संकेत है? पहला ए, विटामिन डी की कमी, शरीर में कैल्शियम की कमी, रिकेट्स रोग का या उपरोक्त सभी का। तो ध्यान दीजिए, विटामिन डी की कमी से बच्चों की हड्डियां जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। पहला जो है वो सही है। शरीर में कैल्शियम की कमी से, तो विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम में ही मिलता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। रिकेट्स रोग का, रिकेट्स रोग जो होता है कैल्शियम या विटामिन डी की कमी से ही होता है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ये रहा आपका सही आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वो है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। आपको बताना है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कहाँ से करते हैं? जड़ से, तना से या पत्ती से? तो हम आपको बता दें कि पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो स्टोमेटा के द्वारा लेते हैं, रंध्रों के माध्यम से लेते हैं, और रंध्र हमेशा पत्तियों की निचली सतह या पत्तियों में ही पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हुआ वो है पत्ती। पत्तियों से ही पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी अनाक्षी श्वसन से। ये अनाक्षी श्वसन कहाँ होता है? या होता है पौधों में या जंतुओं में, मांसपेशियों में या किसी में भी नहीं। तो हम आपको बता दें पौधों में ऑक्सी श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जंतुओं में भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जबकि मांसपेशियां कभी कभी एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी अनाक्षी श्वसन करती हैं। जब ऑक्सीजन की, या कह सकते हैं कि जब
एनर्जी की बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है, तब हम लोगों की मांसपेशियाँ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन यानी अनाक्षी श्वसन करती हैं। इस कंडीशन में कभी कभी हम लोगों के हाथ पैर भी दर्द करने लगते हैं, तो ये अनाक्षी श्वसन का सही आंसर है कि मांसपेशियों में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वो है रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से कि मुकुलन द्वारा जनन होता है। आपको बताना है कि बडिंग किसमें होता है, बडिंग यानी कि मुकुलन किसमें होता है। ऑप्शन है केचुआ में, हाइड्रा में, अमीबा में या प्लेनेरिया में। तो हम आपको बता दें केचुआ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है। अमीबा में बाइनरी फ्यूजन के द्वारा जनन होता है यानी द्विविभाजन होता है। प्लेनेरिया में या तो विखंडन होता है या तो रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन होता है। अब बचाइए आपका हाइड्रा, हाइड्रा में ही बडिंग यानी कि मुकुलन की प्रक्रिया होती है। तो आपका जो सही आंसर है वो है हाइड्रा, हाइड्रा में ही मुकुलन द्वारा जनन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला जो प्रश्न है वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से ये चैप्टर है। ZIFT का पूरा नाम आपको बताना है, ZIFT। तो ZIFT का पूरा नाम होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। जिन दंपति को संतान नहीं उत्पन्न हो पाते हैं तो उनमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया बाहर टेस्ट ट्यूब में करा करके जाइगोट को फैलोपियन नलिका में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाता है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। आपका जो सही आंसर है वो आंसर है बी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। और जो अंतिम प्रश्न है वो है कि निम्न में असत्य है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। और ये दिया हुआ है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम के नियम के अनुसार ये दिया हुआ है V=IR, V=IR। ये ओम के नियम पर आधारित है कि ओम के नियम के अनुसार होता क्या है कि जब किसी चालक में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के दोनों सिरों का जो विभवांतर होता है वो उस धारा के अनुक्रमानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटा करके R जो है एक प्रतिरोध यानी कांस्टेंट लगाया गया है, V=IR। इसी के ये सब रूपांतरण है। इसमें से ऑप्शन नंबर जो 3 है R=VI, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है इसका रॉन्ग है। तो इस तरीके से आपने देखा कि पेट के एग्जाम्स में जो सबसे महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन थे सामान्य विज्ञान के, वो हम लोगों ने आज सॉल्व किए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।